नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम वायनाड पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं दे पाया आपको, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज से क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे और मैंने जितने मेरे पास जीडीसी के पेपर थे सबका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। और जीडीसी के पेपर थे 2023 का, उसमें एक पेपर था, बाकी पेपर पुराने थे। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आरआरबी के द्वारा जो कंडक्ट करवाए गए थे एनटीपीसी के पेपर। कौन से एनटीपीसी के पेपर? जो देखिए आज अपन एनटीपीसी का पेपर जो लेवल 6 के लिए हुआ था 9 मई को, उसका पेपर अपन सोल्व करेंगे। अगर आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि एनटीपीसी के जो पेपर हैं पुराने, जो अभी एनटीपीसी हुई थी लेवल 2, 3, 4, 5 जितने भी एपीरी और मेंस के, अगर आप उनको अच्छी तरीके से निकाल के जाते हैं तो वो आपका क्या बेस तैयार कर देंगे, बेस तैयार कर देंगे और आपको एक अच्छा स्कोर लेके आएंगे, आपको अच्छा स्कोर दिलवाएंगे और आपका सिलेक्शन भी श्योर करवाएंगे। ये मेरा मानना है और यही मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इधर उधर की बुक पढ़ने की बजाय जो आपके एनटीपीसी के पेपर हैं सभी लेवल के प्री और मेंस के आप पढ़िए, उनको अच्छी तरीके से 2-2, 3-3 बार पढ़िए। मैथ रीजनिंग को भी आप सोल्व करिए। यहाँ वीडियो देख रहे हो, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप सोल्व करो, प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो देखिए और जीके के भी आप पढ़िए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम वायनाड, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर प्रत्येक पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे वीडियो आता है उससे संबंधित जो पेपर है उसकी पीडीएफ आपको उसमें ग्रुप में मिल जाती है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मैं तो आपको सलाह यही दूंगा कि जो एनटीपीसी के पेपर पुराने उनको पढ़िए और वही आपको सिलेक्शन श्योर करवा देंगे, ये मेरा मानना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर गेन करवाइए ताकि मैं भी आपको यहाँ पे और भी अच्छा कर सकूँ। तो आप देखिए, अपन इस सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं एनटीपीसी के पेपर, जो मेंस के लेवल 6 का जो पेपर हुआ था लेवल 6 और 4 का, जो 9 मई को कंडक्ट हुआ था। देखिए यहाँ पे है निम्न परीक्षणों के बहुलक, निम्न परीक्षणों के बहुलक, और उसके बाद में बोल रहा है बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात करा, बहुलक और माध्य का अंतर। तो देखिए बहुलक किसको मानते हैं? बहुलक उसको मानते हैं जो दिए हुए जो मानों में सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है उसको, वो क्या होता है? बहुलक होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो बहुलक दिया हुआ है वो बहुलक क्या है? यहाँ पे 12 है, बहुलक का मान क्या है? 12 है। अब माध्य अपन निकालेंगे, माध्य क्या निकालेंगे? एवरेज। माध्य निकालते हैं अपन, एवरेज निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? देखो यहाँ पे माध्य निकालने के लिए इनको जोड़ूंगा मैं। अब देखिए जोड़ने को तो आप कुछ भी जोड़ सकते हो, इसको पढ़ा एग्जाम में आपको किस अनुसार जोड़ना है ताकि आपको टाइम कम से कम लगे। क्या टाइम आपको कम से कम लगे? देखिए इसके लिए मैं 6 को और 4 को एक साथ जोड़ दूँगा, 10 ये हो गए, ये हो गए ना। 12 और 8 एक साथ जोड़ दूँगा और इसके बाद में यहाँ पे देखो जो जो मेरे को सेट बनते जा रहे हैं ना, जिस 12 ये जोड़ दूँगा 24 और 5 से 5 10 जोड़ दूँगा। तो देखो ये 6 और 4 10 तो हो गए, 10 से 1 हो गए और इसके बाद में 12 और 8 20 1 हो गए और 5 और 5 10 1 हो गए। तो जैसे जैसे हो रहा है, जैसे 5 5 मैंने जोड़ लिया, 6 4 मैंने जोड़ लिया, 12 8 मैंने जोड़ लिया। अभी देखो कितने बच गए यहाँ पे, 9 और 7 13 बच गए ना, 9 और 7 16 है और 16 और 24 कितना होता है? 16 और 24 40 होता है। कितना होता है? 16 और 24 40 होता है। अब जोड़ लो इनको, कितना हो गया? 6 और ये 8 86 कितने हो गए? ये हो गए 86 हो गए। अब जैसे ये 86 हो गए तो अभी अपन क्या करेंगे भाई? 86 हो गए तो कितनी संख्या है अपने पास में? 3 और 6 और 9 10, कितनी है अपने पास में संख्या? है 10 है क्या? देखिए संख्या अपने पास में कितनी है? ये 80, ये 20 है, तो 20 और 30 ये 40 और 40 80, ये कितना 80 हो रहे हैं और अपने पास संख्या कितनी है? 10 है। तो इसमें भाग दूंगा तो माध्य किसका आ गया? इसका 8 आ गया। और माध्य का और बहुलक का अंतर पूछा, बहुलक अपने पास 12 है और माध्य क्या है? 8, दोनों का अंतर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ब्याज की गणना क्या बोल रहा है? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज निवेशित एक धनराशि 2 वर्ष के बाद में इतनी हो जाती है 56,180 और 3 वर्ष बाद में 59,550.80 हो जाती है। तो ये ज्ञात क्या करवा रहा है? ये धनराशि ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये दो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या चलता है? ब्याज का ब्याज चलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज आता है ना उसका भी ब्याज चलता है, ब्याज का भी ब्याज चलता है। यानी ब्याज शुरुआती साल में तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान रहते हैं, उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अलग हो जाते हैं। क्यों? साधारण ब्याज में तो ब्याज इधर 10 चलती रहेगी मान लो, और ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल 10 है, दूसरे साल में 11% हो जाती है, यानी ब्याज का भी ब्याज जुड़ जाता है उसमें। तो यहाँ पे जो धनराशि है 2 साल वाली जो 56,180, ये 3 साल बाद जो है उसके लिए किसका काम करेगी? ये उसके लिए आधार का काम करेगी। किसका काम करेगी? ये उसके लिए आधार का काम करेगी। तो 5,680 इसका मतलब अपन निकालेंगे प्रतिशत। क्या निकालेंगे? प्रतिशत निकालेंगे।
अब ये इसका कितना प्रतिशत है ये देखना पड़ेगा, ये इसका कितना प्रतिशत है ये अपने को यहाँ पर निकालना है। अब जैसे मैं इसका ये निकालूंगा, यहाँ पे मेरे को प्रतिशत निकालूंगा ना इसका जैसे मैंने प्रतिशत निकाला तो देखिए अपने जैसे निकालेंगे तो ये इससे कितने का कट जाएगा, ये ऊपर देखो ऊपर संख्या प्राप्त हो जाएगी मेरे 59,558,0। ठीक है, 55 ये 0 आ गई बीच में 0, ये 0 लिख दी और इसमें भाग दूंगा, इसको 100 से 2 दशमलव होता था, 100 से गुणा करने पर दशमलव कैंसिल हो गया तो 56,180 आ गया। अब इसको मैं जैसे कैंसिल करूँगा तो 106 मेरे को मिल जाएगा, 106 प्राप्त होगा। तो ये किसका है, 106% है। ये जो तीसरे वर्ष जो राशि प्राप्त हो रही है उसको 106% है, यानी 6% इससे क्या निकल के आ गई भाई। ये तो 2 साल का जो ब्याज 2 साल बाद में जो धनराशि प्राप्त हो रही थी उसको 56,180, ये तो क्या काम कर रहा है मूलधन का। किसके लिए मूलधन का काम कर रहा है, जो तीसरे साल जो राशि है उसके लिए मूलधन का काम कर रहा है। 3 साल बाद में उसको मिल रही है 59,550.80, तो ये इसकी कितनी थी 106% निकल के आई। कितनी आई 106%। तो इससे पता चल रहा है कि ये 100 थी तो ये 106, तो यानी 6% अपने क्या निकल के आई, ब्याज दर निकल के आ गई। मैं क्या करूँगा देखो, अब जब 6% ब्याज दर निकल के आ गई है ना, तो यहाँ पे जो ये धनराशि दी हुई है मेरे को 2 साल की, तो 2 साल में 6 + 6 इंटू 6/100 करूँगा मैं, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा मेरे को 12.36। कितना प्राप्त हो जाएगा 12.36। अब यहाँ पे देखो ये है 112 क्यों 2 साल बाद ये है, तो 2 साल बाद मूलधन 100 है और ये 112.36 क्या ये सॉरी 12.36 जुड़ रहा है, क्या ये जुड़ रहा है ब्याज। तो टोटल मिश्रधन कितना हो जा रहा है 112.36। तो मैं देखो इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ इवेंट, इसको कि तारा 112.36 से क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। अब 112.36 है, इसका मान मेरे को कितना दिया हुआ है 56,180 दिया है। कितना दिया है 56,180 दिया हुआ है, तो मेरे को 100 का मान निकालना है। जैसे आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 50,000। तो ये इसका मेथड था कि मैंने पहले क्या किया था, यहाँ पे जो 2 साल जो राशि दी हुई है वो 3 साल के लिए क्या काम करेगी, 3 साल के लिए किसका काम करेगी, मूलधन का काम करेगी। 3 साल का जैसे मूलधन किया तो यहाँ से कितना परसेंट निकला, इसका 106% निकला, यानी 6% ब्याज इधर निकल के आ गई। उस ब्याज इधर को मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जोड़ दिया, 6 + 6 30, 2 साल में इतना ब्याज जुड़ता है, 6% की इधर से 12.36 हो गया। ये तो ब्याज हो गया 100, अपने आप में मूलधन होता था 112.36 हो गया मिश्रधन। तो 112.36 2 साल बाद में जो मिश्रधन होता है ना उसका प्रतिशत का मान 56,180 दिया, तो मैंने 100% जो मूलधन होता है उसका मान निकाल लिया यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक आयत बना लेंगे ABCD। ABCD एक आयत अपन ने जनरेट कर लिया। अब बोल रहा है जहाँ A देखो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अब A भी क्या है, ये 10 सेमी है, A भी क्या है 10 सेमी है, B C 8 सेमी है। अब ये बोल रहा है O आयत ABCD तीनों भुजाओं ABC और CD को यहाँ पे एक वर्त बना दिया। क्या बना दिया, एक वर्त, ये वर्त का निर्माण कर दिया जो यहाँ पे क्या कर रहा है, इनको स्पर्श करता हुआ बनाया गया। ठीक है, इसके के अंदर क्या बना दिया, O बना दिया। अब ये बोल रहा है त्रिभुज OBC, ये तो बोल रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस भुजा को तो इसने टच नहीं करवाया, इसको टच नहीं करवाया, इस भुजा को टच करवाया, इसको टच करवाया। तो यहाँ पे देखो एक अपन केंद्र से जाते हुए क्या खींच सकते हैं, व्यास खींच सकते हैं। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 4 हो गई। त्रिज्या क्या हो गई इसकी 4 हो गई। अब त्रिभुज का निकालवा रहा है O यहाँ पे था, O ये क्या था, O था यहाँ पे, ये अपने O दिया हुआ है। तो यहाँ से OBC का क्षेत्रफल निकलवाऊंगा, तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो देखो 1/2 आधार तो यहाँ पे दिया हुआ मेरे को, कितना दिया हुआ आधार है 8 इंटू यहाँ पे देखो ये जो दिए हुए ये दूरी कितनी है 4 है, 2 से काट दूंगा, 2 और 8 दूरी का 16। तो मेरे को आंसर प्राप्त होगा यहाँ पे 16 प्राप्त हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। निम्न व्यंजक को सरल करवा रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड मास का रूल फॉलो होगा। किसका रूल फॉलो होगा, यहाँ पे बॉन्ड मास का रूल फॉलो होगा। तो यहाँ 2 का भाग देखो, सबसे पहले बॉन्ड मास में क्या था, ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ और बाकी, यानी माइनस वाला। तो यहाँ पे शुरुआत में अपने क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ तो पहले मैं इसको सोल्व करूँगा। सबसे पहले 3 आ जाएगा, अब 3 और 4 इसको जोड़ूंगा मैं भाई, इसको मैं ऐड करूँगा यहाँ पे। तो कितना मिलेगा मेरे को, ये 3 कर दिए, देखो 2 का भाग इसमें 3 भर गया, 12 में से 3 कम कर दूंगा मैं, तो कितना मिल जाएगा मेरा 9, और 9 में 4 जोड़ दूंगा, कितना मिल जाएगा 13।
ठीक है, यानी 12 माइनस का 3 और प्लस का 4 कर दिया, 12 और 4 16, 16 में से 3 गए तो 13 बच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 में से 7 का 20 और 20, 9 तिया 27 में से 7 तो प्लस 6, तो यहाँ पे कुल मिला के मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है 13/26, उसको लिख सकता हूँ 1/2, ये इसका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, अगर आप करोगे कंटिन्यू तो ज़्यादा मतलब इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपका इंटरेस्ट एजुकेशन जॉब लगेगा तो मैं फिर आपको बोलता हूँ आप एनटीपीसी के पेपर निकालो, एनटीपीसी जितने पेपर है उसमें जीके भी आई है, साइंस भी आई है, सब निकालो आप, मैथ और रीजनिंग तो निकालो, ओनली करंट को छोड़िए, करंट आप प्रेजेंट टाइम की पढ़ो। अब यहाँ पर दिया हुआ 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए यूनिवर्सिटी की धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर। तो देखिए जो साधारण ब्याज होता है उसमें से 20%, 20%, 20% जुड़ के 3 साल की कितनी दर हो जाती है, 60% हो जाती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता, उसमें देखो 20 + 20 + 20 × 20/100 हो जाता है, तो कितना साल हो जाता है, 2 साल का 44% हो जाता है। फिर इसमें करूँगा मैं तीसरे साल का 20 + 44 × 20/100 करना मेरे को, तो क्या प्राप्त होगा देखो, जैसे मैं ये कहा यहाँ पे करूँगा 44 और 20 64, 64 और ये इसको करूँगा मैं 1 0 से काटूँगा तो 8.8 प्राप्त हो जाएगा मेरे को, तो 72.8 प्राप्त हो जाएगा टोटली। यानी जो 2 साल का क्या है, 2 साल का जो साधारण ब्याज की दर है वो तो 60% और चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 72.8% हो जाएगी। दोनों का अंतर क्या है, 12.8, तो 12.8 है दोनों का अंतर, तो 12.8 है उसकी वैल्यू तो मेरे को कितनी दी हुई है, 448 दी हुई है, 448 दी हुई है। 100 की वैल्यू मेरे को निकलवा रहा है भाई, अपने आप में कोई राशि 100% होती है, तो 0.0 हटाने के लिए 0 यहाँ पे लगा दूंगा और इसको 4 बार काट कैंसिल कर दूंगा, इसको 4 बार ये कैंसिल हो जाएगा, हो रहा है कि 4 बार ये कैंसिल, देखो 12.8 बच रहा है, क्या आ रहा है 12.8 बच रहा है, ये 4 बार नहीं जा रहा है, इसके बाद कितने बार जा रहा है, 35 बार, ये कितने बार कैंसिल हो रहा है, 3.5 बार। 100 जो मैंने यहाँ पे क्या दशमलव था इसको हटाने के लिए 0 मैंने यहाँ पे बढ़ा दी, देखो आपको 1 मिनट का कलर यहाँ पे चेंज कर ले रहा हूँ ताकि क्या होगा आपको स्पष्ट दिखेगा। यहाँ पे देखो 112 नहीं है, 12 रहेगा, 12.8 है, इसकी वैल्यू तो मेरे को कितनी दी हुई है यहाँ पे 448 दी हुई है, और इसके 100 अभी दशमलव हटाने के लिए है ना, मैंने 0 यहाँ बढ़ा दिया, अभी वही 128 हो गया, 128 448 में भाग दूंगा तो 3.5 बार जा रहा है, लेकिन इसको 1000 से गुणा करूँगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, 3500 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, जो इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 1/1 + tan थीटा + 1/1 - tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू आपने लेके चलनी है 0 से 90 डिग्री बीच में लगनी है, लेके चलनी है, और इनका कोसेक स्क्वायर थीटा + सेक स्क्वायर थीटा का मेरे को मान क्या ज्ञात करना। देखो इसको मैं सोल्व करूँगा, यहाँ पे 1/का साइन स्क्वायर थीटा + 1/का कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको ये तो इसको एलसीएम लेके मैं करूँगा तो मेरे को नीचे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाएगा, और ऊपर मेरे को 1 मिल जाएगा, क्यों साइन यहाँ ऊपर ये आएगा साइन थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, जिसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1, तो मेरे को 1/, का ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँगा, इसका एलसीएम लूँगा, यहाँ पे तो 1 - का tan स्क्वायर थीटा तो मेरे को मिल जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे 1 - का tan थीटा प्लस का 1 प्लस का tan थीटा बराबर 4 हो जाएगा, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मिल जाएगा ऊपर, 2 - का 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर का 4, 2 से 2 पर कैंसिल हो गया कैंसिल। अब देखो आगे क्या प्राप्त होगा, अब इसको तो इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और जगह स्पेस का भाव हो जाता है। ये क्वेश्चन अगर आपको एक बार एडवांस समझ में आ गए तो एडवांस के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने को इनके मान ज्ञात करने होते हैं और सूत्र ज्ञात करने होते थे, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो देखो यहाँ पे इसका दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, तो कितना आया था, 1 - का tan स्क्वायर थीटा आया था, ठीक है, 1 - का tan स्क्वायर थीटा आया था अपने को इसका एलसीएम, और यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 2 आया था बराबर 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के मेरे को क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे मेरे को 1 - का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan थीटा ये 1 इधर चला जाएगा, 1/2
हो जाएगा 1 माइनस, तो यहाँ पे 1/√2 प्राप्त होगा मेरे को। अब देखो लाल बटा क्या होता है अपने पास में, लाल बटा होता है कक्का, लाल बटा कक्का। उससे निकालूंगा तो आधार की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है लाल, और यहाँ पे आधार दिया, लंब और आधार दिया, तो कर्ण की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को क्या कर्ण की वैल्यू आ जाएगी √3 आ जाएगी, √3 आ गई। अब देखो यहाँ पे मैं इनका मान रखूंगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे मान रखूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का। तो देखो यहाँ पे जैसे मान रखता हूँ, इसके लिए मेरे को फिर वहाँ पे इरेज करना पड़ेगा ये। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे मैंने मान रखा, तो यहाँ पे मान क्या आ रहा था अपने पास में, कर्ण का मान आ रहा था √3, कितना आ रहा था अपने पास में कर्ण का मान √3 आ रहा था, लंब का मान आ रहा था अपने पास में 1, और आधार का मान आ रहा था √2 आ रहा था। तो देखो यहाँ से इसका मान रखूंगा, इसकी वैल्यू क्या निकल के आए थे अपने पास में 1 का साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आई थी। तो यहाँ से देखो मैं इनका सीधा निकालूंगा, ये ऊपर आते ही क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक थीटा की यहाँ पे वैल्यू रखूँगा मैं, सेक थीटा क्या होता है अक्का बटा, मतलब अपन लेते हैं लाल बटा कक्का और अक्का बटा लाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेक की अपन बात करेंगे, किसकी, सेक की, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगी। कर्ण क्या है मेरे पास में, कर्ण मेरे पास में √3 है, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 3 आ जाएगा, और बटा आधार क्या है, आधार 2 है तो 3/2 आ गया। और इसके बाद में ये इसका भी क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, लंब क्या है 1, तो यहाँ पे इसका आंसर करूँगा तो गुणा 9/2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 9/2। देखिए क्वेश्चन लेंथी है, 2 बार मेरे को सॉल्यूशन इसका मिटाना पड़ा, लेकिन आपको समझाना जरूरत है। ये समझाने के लिए क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। अगर आपको मतलब कॉन्सेप्ट इसका मालूम होगा ना, तो आप तुरंत इसको कर सकते हो। एडवांस मैथमेटिक्स में यही फायदा है कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, आप उसको क्या कर सकते हो, उसको तुरंत हल कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। वर्तमान बोला यदि वह अपनी चाल में 30% की, और बाद में वर्तमान मान लो चाल से चल ही रहा हो, 100 की चाल से चल रहा है। अब ये बोल रहा है कि यदि वह चाल में 30% की वृद्धि करता है, यानी इस 30 की उसने चाल कर दी है। तो देखो ये तो क्या था, अनुपात चाल का था, चाल का अनुपात आ जाएगा 10/13, ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं निकालूंगा समय का इसका जो अनुपात है वो क्या निकलता है, विपरीत निकलता है, व्यक्त अनुपात होता है, समय का अनुपात आ जाएगा 13/10। अब देखिए ये बोल रहा है कि 30% की वृद्धि करता है, उसको दूरी तय करने में 15 मिनट कम लगता है। जो इसका जो गैप है कितने का, 3 अनुपात, तो 3 अनुपात का मान कितना है, 15 मिनट है। क्या मान क्या है, 15 मिनट है। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। और यदि वह मूल चाल से चलते हुए उसी दूरी को कितने समय, तो देखो यहाँ पे 13 अनुपात आ रहा है, 1 अनुपात का मान 5 है, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं गुणा 5 से कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 65 मिनट मिल जाएगा। 1 घंटा और 5 मिनट लगेगा अगर मूल चाल से चला तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 245, 175, 385 का मैसेज दिया हुआ है। मैसेज निकालने का वीडियो मैंने आप यूट्यूब चैनल मैसेज विक्रम बेनाड पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो दोस्तों। और मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर गेन करवाओगे, तो अगर डेली मेरे को 4-5 सब्सक्राइबर मिलते रहे, तो उससे क्या मेरे को मोटिवेशन बना रहेगा, और मैं आपके लिए और भी अच्छा करता रहूँगा। तो देखिए अभी जीटीसी के पेपर सॉल्यूशन करवा दिए, अभी अपना एनटीपीसी के पेपर सोल्व कर रहे हैं, ताकि आपको अगर ये कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहे ना, तो आपका मैं पक्का बोलता हूँ, और आपका पक्का बोलूँगा। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मैंने एनटीपीसी के एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसी हिसाब से और क्लियर करी हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो एनालिसिस है, उसी हिसाब से मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। अगर आप जुड़े रहे डेली, तो हमारे, इसलिए बोलता हूँ आप मेरे पास में सब्सक्राइबर गेन करवाइए, और मैं भी आपको कुछ दूंगा, गिफ्ट ही दूंगा आपको, जो आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। देखो यहाँ पे क्या बात करा हुआ है, मैं से क्या, यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या मैं क्या कर दूँगा, उससे छोटी संख्या का क्या है, भाग दे दूँगा यहाँ पे मैसे निकालने की। ये थोड़े, अगर छोटी संख्या होती है तो गुणनखंड से कर लेते, लेकिन ये भाग विधि भी यहाँ पे अच्छी है। 245 हो जाएगा, 0 तो कितना बच जाएगा, 4, 140 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 245 में इसका भाग दूंगा मैं, तो कितने बच जाएगा, 140, कितना बच गया भाई, 5, 0, 105 में फिर मैं 140 का, तो कितना बच गया, 35, फिर 35 में 105 का,
पूरा पूरा जा रहा है, यानी 35 का एलसीएम होगा। अब 35 का देखो दो संख्याओं का तो एलसीएम अपना एचसीएफ निकाल लिया, 35 आ गया। अब बाकी कौन सी संख्या इसकी, अब मैं क्या करूँगा, 175 है उसमें 35 का दूंगा, देख भाग भाई जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है भाई, कितने बार 5 बार जा रहा है, तो किसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी ओ सी डी केंद्र ओ वाले वर्ग की क्या है, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु P और Q क्रमशः ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित हैं कि पी क्यू, तो यहाँ क्या बनाएंगे अपन, वो केंद्र वाले वर्ग, तो एक यहाँ पे निर्माण करेंगे इसका अपन वर्ग का, ये वर्ग का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब ये बोल रहा है वो केंद्र वाले, इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र अपन ने मान लिया O है, क्या है, O है। ठीक है, कि वाले वर्ग की समांतर स्पर्श रेखाएं है, तो यहाँ पे अपन ने क्या खींच दी, यहाँ पे समांतर स्पर्श रेखाएं खींच दी है, और ये एक यहाँ पे खींच दी। ठीक है, ये क्या हुए, ए बी सी और ए डी, और यहाँ पे पी तो ये हो गई बिंदु पी और क्यू क्रमशः, यहाँ पे क्यू हो गई। अब किस पे स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श रेखा है जो आर पे स्पर्श कर रहे हैं, ये आर पे स्पर्श रेखा है अपन ने बढ़ा दी। अब बात करें पी और क्यू का माप क्या होगा, ये जो अपन बढ़ा रहे हैं, ये पी ओ और क्यू। अब देखिए दोस्तों, जब ये समानांतर जा रही है, ये स्पर्श रेखा की रेखा, अगर यहाँ से मैं लंब डालूंगा यहाँ पे, तो 90 डिग्री कोण बनाएगा स्पर्श रेखा के साथ में, स्पर्श रेखा के साथ में केंद्र से डाला गया लंब 90 डिग्री कोण बनाता है, बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये स्पर्श रेखा समानांतर है। अब यहाँ से मैं स्पर्श रेखा जो खींच रहा हूँ, ये भी जो इसका व्यास अपने ये खींचा है, ये कौन सा, ये वाला, इसके समानांतर ये होगा, तो ये भी कौन इसका बनेगा 90 का। और यहाँ से जो इसकी त्रिज्या से मैं, अगर ये क्या हो गया, इस तरीके से आयत हो गया, ये क्या हो गया, आयत हो गया, तो यहाँ से मैं इसके जो ये है, किसके केंद्र से अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच रही है, क्या करती है, कोणों को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी समान दो भागों में विभाजित करती है। ये हो जाएगी क्या, 45, और ये हो जाएगी 45, ये भी दोनों 45 हो जाएगी, तो कितने बनेंगे, 90। और आपने कोण पी ओ क्यू का मान ही पूछा, तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये क्या है, एक तरीके से प्रमेय अपने, ये प्रमेय है। यहाँ पे ये भुजा समानांतर है, ये समानांतर है, तो ये आपने लंब डाला तो 90 डिग्री कोण इन्होंने बना दिया। अब ये यहाँ से स्पर्श रेखा अपने खींच दी, ये स्पर्श रेखा खींच दी, ये स्पर्श रेखा खींच दी। अब ये भी क्या, इसके समानांतर है, तो ये भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री कोण बनाएगी। पर यहाँ से जो ये खींची रेखा है, ये क्या है, कोणों को समद्विभाजित कर देगी, तो ये इसका 45 का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा भाई, ये 45 का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। बचा ये कोण, त्रिभुज में तीनों कोणों को 180 डिग्री होता है, बचा ये, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 संख्याओं को औसत क्या है, 55 है, पहली 15 को 51 है, और अंतिम 12 को क्या है, 56 है, 68। तो इसके लिए क्या करूँगा, 30 संख्याओं को औसत 55 है, 30 संख्याओं को औसत क्या है, 55 है, 30 × 55 कर दूंगा मैं, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 1650। कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 1650 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद पहली 15 संख्याओं का औसत क्या है, 5, और 1 15 5 75 1 76 बच गए, 765 है। अंतिम 12 का औसत क्या है, 56 है। तो ये कितना हो गया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 672, कितना हो गए, ये हो गए 672 हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब ये जैसे ये 672 हो गए, 15 का औसत तो ये आ गए 765 आ गया, और ये 672 हो गए। तो इनको क्या करूँगा, इसमें 1650 में से माइनस करूँगा, इनको दोनों को माइनस करूँगा, इसको मैं माइनस करूँगा, इसको माइनस करूँगा, 672 को, और इसको माइनस करूँगा, तो मेरे को कितना प्राप्त हो जाएगा, मेरे को प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे माइनस करने पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 213। कितना मिल जाएगा, 213। अब 213 में 74 और 68, इनको दोनों को जोड़ूंगा, तो ये दोनों जोड़ने पे मेरे को मिल रहा है 142। अब इनको टोटली जोड़ूंगा, 355 मेरे को प्राप्त हो रहा है। 355 में भाग दूंगा, किसका, संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब औसत निकाल लो इनका, 71 आ गया। क्या आ गया इनका औसत, अपन निकालेंगे तो भाई इनका औसत निकालो, संख्या कितनी है भाई, संख्या अपने पास में 3 नहीं है, सॉरी, संख्या अपने पास में 3 नहीं है, संख्या की अपने पास में टोटली 5 है। कितनी है, 5 है, 5 का भाग दूंगा इसमें, तो 71 बढ़ गया, तो औसत कितना आ गया, 71 प्राप्त हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 5:3 है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5:3 है। यदि वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, वो कितना दिया, 3024 है, तथा दुकानदार इसमें 16 और 20% की दो क्या देता है, क्रमिक छूट देता है। छूट ये दुकानदार यहाँ पे दे रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं मानूंगा जो अंकित मूल्य है, उसका अंकित मूल्य क्या है, 5x है। यहाँ अनुपात जो अपने को दिया हुआ है, अनुपात
उसे अंकित मूल्य 5x मानूंगा और क्रय मूल्य क्या है उसका 3x है। अब 3x क्रय मूल्य है। अब ये क्या कर रहा है, इस पे 2 छूट दे रहा है, कितने की, 16 की और प्लस 20 की। इसको टोटली जो 2 पर भी छूट दे रहा है, तो कितनी छूट प्राप्त हो जाएगी, टोटली 32.8% की टोटल छूट यहाँ पे मिल जाएगी। टोटल छूट यहाँ पे 32.8% किसको प्राप्त हो जाएगी। अब देखो जब 32.8, अब यहाँ पे क्या है, ये छूट मिले, छूट किस में मिलती है, हमेशा अंकित मूल्य पे। छूट किस में मिलती है, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य क्या है, 5x है, यहाँ पे 5x मान लिया मैंने। छूट कितनी की, 32.8 की। तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 32.8 कम करूँगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 67.2%। प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 कर दिया, बराबर मैं कर दूंगा। इसमें कितना मान प्राप्त हो रहा है मेरे को, 3024 प्राप्त हो रहा है, 3024 प्राप्त हो रहा है मेरे को। अब जब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेशन करूँगा ना, यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटो, तो ये काटूंगा इसको, ये काटने के बाद मेरे को x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 900 प्राप्त हो जाएगा। x का मान 900 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब x का मान 900 प्राप्त हो जाएगा। देखो वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 है। अब जो क्रय मूल्य 3x है, 3x में रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 900 गुणा 3 करूँगा तो 2700 मेरे को मिल जाएगा। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये 3024 क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है। लाभ कितना का हो रहा है, 2700 3024 324 का उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रसिद्ध चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे 86 है, यहाँ पे क्या है, 86 दिया हुआ है अपने को, फिर 74 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 86, 74, 62, 54 डैश डैश दिया हुआ है, फिर उसके बाद 42 और 38 दिया हुआ है। अब देखो इनमें क्या है, संबंध है, क्या है इनके अंदर रिलेशन है। तो अपन देखो यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे जाएंगे, 86 से 74 पे जाएंगे तो माइनस का क्या होगा, 12 होगा। फिर 74 से इस पे जाएंगे तो फिर माइनस का 12 हो जाएगा। अब फिर मैं इस पे जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे लगातार माइनस का 12 होगा, फिर यहाँ पे माइनस का 8 होगा। 54 से माइनस का मैं 8 करूँगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 46। कितना प्राप्त होगा मेरे को, 46। फिर उसमें से माइनस में क्या करूँगा, 4 कर दूँगा, -4, फिर इसमें से -4, तो यहाँ पे 46 इसका आंसर होगा। अब देखो 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अपन। यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस का 2y बराबर कितना है, 13 दिया हुआ है, और y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4 बराबर 0 दिया हुआ है। देखो ये स्क्वायर बन रहा है किसका, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी मेरे को, y की वैल्यू यहाँ से 2 प्राप्त हो जाएगी। y की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी मेरे को, 2 प्राप्त हो जाएगी। 2 और 0, 2 और 0 यहाँ से मेरे को y की वैल्यू यहाँ पे 2 और 0 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब y की वैल्यू जो मेरे को प्राप्त हो जाएगी, इसको मैं इसमें रखूँगा, इसको मैं इसमें रखूँगा, इसमें रखूँगा। अब जैसे मैं y की वैल्यू जो 2 प्राप्त हो रही है, इसको इसमें रखने पे x की वैल्यू मेरे को क्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पे 3। तो कुल x और y की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, तो 3 और 2 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवर्ती शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। एक लंबवर्ती क्या है, शंकु है। शंकु क्या करती है, आपको पता है शंकु क्या करती है, गोले क्या करती क्या होती है, गोले क्या करती ये होती है, और ये इसका मतलब बीच वाला हिस्सा यहाँ पे अपन ने बना दिया। अब ये दिए क्या बोल रहा है, शंकु जो आधार की त्रिज्या है, शंकु की आधार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर, तभी तो उसके ऊपर अपन रख पाएंगे उसको। अब बोला है जो व्यास है वो 12 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 6 सेमी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 6 सेमी हो जाएगी। ठीक है। अब जो शंकु की ऊंचाई ये वाली, ये कितनी है, 8 सेमी हो जाएगी। अब ये बोल रहा है यदि पाई सेमी स्क्वायर को पेंट करने की लागत 25 रुपये है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसके लिए जो बारी जो पेंट करेगा तो बारी वाला इलाका ही पोता जाएगा ना, बारी वाला के इलाके ही पुताई होगी। तो इसके लिए मेरे को क्या, इसका जो शंकु है उसका बारी होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल होगा, जैसे ये पाई आर एल होगा प्लस नीचे ये भी तो है भाई, ये भी तो है ना नीचे गोला, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर आ जाएगा। तो यहाँ से पाई आर मैं क्या कर दूंगा, एलसीएम कॉमन यहाँ पे ले लूँगा। अभी देखो यहाँ से पाई आर मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में एल बच गए यहाँ पे, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास में, यहाँ पर भाई यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया पाई आर, सॉरी पाई कॉमन लूँगा, आर भी यहाँ पे मेरे को
यहाँ पे कॉमन नहीं लेना है, तो मैं सीधा क्या कॉमन लूँगा, यहाँ पे ओनली पाई कॉमन ले लिया मैंने, पाई कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बच गया, आर एल बच गया। आर क्या है, 6 है, और एल क्या है, 8 है। सॉरी 8 नहीं है, यहाँ पे 10 है भाई। ये तो 8 पे क्या है, ऊंचाई है, तो एल जो 3 की ऊंचाई है निकाल लूँगा, निकालने में क्या मिल जाएगी मेरे को, 10 मिलेगी। तो आर एल का मान क्या है, 10, और आर का मान 6, तो ये तो इतना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे अपन 6, आर का मान 6, तो 6 का स्क्वायर करूँगा 36, तो 2 इंटू यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई और 60 प्लस का 72 हो जाएगा। तो देखो 132 इंटू पाई सेमी स्क्वायर होगा। देखो पाई सेमी स्क्वायर का कितना मान दिया, 25, तो इसकी जगह मैं 132 इंटू क्या कर दूंगा, यहाँ पे 25 कर दूंगा। तो मेरे को आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 3300। उसकी लागत कितनी आएगी, 3300 रुपये की लागत मिलेगी। अब देखो यहाँ पे दिया 5000 की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक ब्याज की साधारण दर पर क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है। अब ये बोल रहा है यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त होगा कुल ब्याज कितना है, 1072 है के बराबर है। तो दानिश ने 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेशित करी थी। तो मैंने ये मान ली, क्या साधारण ब्याज की दर का अपने उस साधारण ब्याज का सूत्र हर किसी को पता होता है। तो मैंने दानिश का मान ली जो 12% की दर पर दी थी, वो क्या राशि थी, एक्स राशि। एक्स राशि उसने 12% की दर पर दी थी और 2 साल के लिए दी, ठीक है। बटा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 100 कर दिया। प्लस में जो बची हुई राशि कितनी हो जाएगी, फिर भाई एक्स इसको दे देगा तो बची हुई राशि हो जाएगी 5000 माइनस का एक्स। उस राशि को इसने कितने प्रतिशत की दर पे, 10% की दर से 2 साल के लिए दे दी। अब टोटल ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, टोटल ब्याज बन रहा है 1072। तो देखो यहाँ पे जो राशि कट रही है ना, तो यहाँ पे प्राप्त होगा मेरे को 24x बटा का 100, प्लस में कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, यहाँ पे प्राप्त होगा 1000। कितना प्राप्त होगा मेरे को, यहाँ पे 1000 प्राप्त होगा। माइनस 20x बटा में 100 बराबर कितना प्राप्त होगा मेरे को, 1072। अब देखो यहाँ से इसको कौन से को, मैं इसको और इसको लूँगा दोनों को, तो क्या हो जाएगा 4x बटा का 100 बराबर। देखो इसको मैं जैसे इधर ले जाऊँगा, यहाँ पे 1072 में से 1000 कम करूँगा तो कितना बच जाएगा, 72 बच जाएगा। अब 4 से इसको काट दूँगा, कितने बार हो जाएगा, ये 18 बार हो जाएगा। 100 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी मेरे को, 1800। यानी दानिश ने जो 12% साधारण ब्याज की दर पे कितनी राशि दी थी, 1800 राशि का निवेश किया था। अब देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अपन यहाँ पे भी किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जितने भी अपने को कैलकुलेशन जो छोटे दिख रहे हैं ना, उसमें सबका अपने को क्या बॉन्ड मास रूल का वहाँ पे फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड मास रूल अपन फॉलो करेंगे, तो 1 माइनस ऊपर जो दिया हुआ है 4 भाग 5 दिया हुआ है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 0.8। 4 में भाग 2 5 का कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 0.8 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा मेरे को, 0.8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 0.8 ये क्या हुआ, कितना प्राप्त हो जाएगा मेरा, 0.8 प्राप्त हो जाएगा। फिर माइनस कर दूंगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 करूँगा 3 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, और ये इसको कर दूंगा गुणा 8 बटा में नीचे क्या है, 3 का स्क्वायर 9 9 8 72 माइनस का 8 हो जाएगा। तो देखो 1 माइनस का क्या कर दिया, मैंने इसको किया 1 माइनस का, देखो 0.8 है, प्लस का ये 2.8 है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस का 0.2, माइनस का क्या मिल जाएगा मेरे को, 0.2 मिल जाएगा, और गुणा क्या है 8 है यहाँ पे, बटा फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो देखिए जब 64 ये कितना इसको करूँगा तो 1.6 प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.6 से मेरे को यहाँ पे प्राप्त होगा। तो अब मेरे को क्या करूँगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे को प्राप्त होगा 1 माइनस का 1.6, ये प्लस को हो जाएगा माइनस बटा का 64। अब जैसे मैं इसको करूँगा तो पूरा मेरे को प्राप्त हो जाएगा, ये मिल जाएगा मेरे को, ये 0 उठा लो यहाँ से, तो 756 बटा 740 हो जाएगा, दशमलव यहाँ से मैंने हटा दिया। अब जैसे इसको मैं काटूँगा कितने बार, किससे 16 से, तो नीचे तो मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 41 और नीचे मिल जाएगा मेरे को 40, तो आंसर हो जाएगा 41 बटा 40। यहाँ पे बॉन्ड मास रूल का फॉलो किया। अगर बिना बॉन्ड मास के रूल के आपने किया है क्वेश्चन तो ये रहेगा, आपके गलत होने के चांस रहेंगे। अब बोल रहा है देखो यहाँ पे 56, इसका भी मान ज्ञात करवा रहा है, तो मैं क्या करूँ, सीधा पहले बॉन्ड मास का इसी में एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा मैं, 14 56, तो ये मिल जाएगा मेरे को 4 को गुणा इससे करूँगा तो मेरे मिल जाएगा कितना मेरे को,
16। अब माइनस क्या करना है, बार का यहाँ पे भाग देखो तो 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 को 12 से गुणा करूंगा तो माइनस का 24 आ जाएगा। और प्लस का क्या करना है मेरे को 10। तो देखो 16 और 10 क्या होता है 26, बराबर क्या है जेड है। 26 प्लस के और माइनस के 24, तो प्लस के कितने बच गए 2, किसके बराबर हो जाएगा ये जेड का। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे को 2 प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग और उस संख्या के आधे से क्या है 15 कम है। तो 1/7 किससे कम है 1/7 है ना, आधे से क्या कितना कम है 15 कम है। तो संख्या अपने आप में क्या होती है एक, तो मैंने जिसका मान निकालना है एक संख्या पूछ रहा है भाई, एक संख्या निकालने मेरे उस संख्या कौन से पहले संख्या अपने आप में एक होती है। अब संख्या का आधा और उसके 1/7 का अंतर कितना दिया हुआ मेरे को 15 जो दिया हुआ है एक के नियम से जो दिया हुआ है उसका मान तो नीचे और उसका दिया हुआ मान क्या है ऊपर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देख ऊपर कर दूंगा 14 बटा यहाँ पे 5 इंटू 15, 5 या 15, तो संख्या कौन सी आ जाएगी 42 आ जाएगी। अब बोल रहा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 4 + 2 कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा 4 + का 2 कर दूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे पास संख्या का अंकों का योग 6 प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखो प्रेक्षणों 29, 36, 21, 18, 7, 19 और के का मान कितना दिया है 21.25। अब संख्या कितनी है देखो 1, 2, 3 और ये 8 है। 21.8 को मैं इससे गुणा करूँगा तो देखो 21 को 8 से करूँगा तो 168 तो मेरे को सीधे सीधे प्राप्त हो गया। 0.25 से करूँगा 2 और प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे को क्या प्राप्त हो गया 170। क्या प्राप्त हो गया मेरे को 170 यहाँ पे प्राप्त हो गए। अब जैसे 170 यहाँ पे प्राप्त हो गए मेरे को, अब 170 प्राप्त होने के बाद ये बोल रहा प्रेक्षणों का जो बहुलक है, प्रेक्षणों का बहुलक क्या है 29 है। तो 29 देखो यहाँ पे 22 एक बार रिपीट है, 22 यहाँ पे 2 बार रिपीट है। अब देखो 29 एक बार रिपीट है, अगर 29 यहाँ पे आएगा तो बहुलक कैसे पता चलेगा भाई 29 है। तो 22 भी हो सकता है 29 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है बहुलक। तो बहुलक होने के लिए इसको 29 यहाँ पे पी की जगह दोनों जगह 29 आएगा। वैसे पी लिखा है दोनों जगह जो मान आएगा समान आएगा। तो बहुलक क्या हो गया, तो पी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 29, पी की वैल्यू 29 आ गई। अब देखो यहाँ पे तो टोटल मान आ गया 117 पे, यहाँ पे के का मान निकालना, के का मान निकालने की इन संख्या को क्या करूँगा मैं जोड़ूंगा फिर घटाऊंगा। तो देखो 21 में 19 जोड़ूंगा तो क्या प्राप्त होगा मेरे को 21 में 40 प्राप्त हो रहा है। 21 और 19 40 और यहाँ पे जो 36 और यहाँ पे देखो 29 और 21, मैंने 29 और 21 जोड़ा तो मेरे को 50 प्राप्त हो गया। 29 और 21 से क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को 50 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में 18 और 7 जोड़ूंगा तो उससे क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को 25 प्राप्त हो रहा है। 18 और 7 से 25 प्राप्त हो रहा है और 36 और 19 से मेरे को प्राप्त हो रहा है 55। तो देखो कितना प्राप्त हो रहा है 0 और ये हो जाएगा कितना 13 130। तो 40 प्राप्त 40 आ गया। अब 2 के बराबर क्या आ रहा है 40 आ रहा है भाई। के 2 के तो बच गया ना यहाँ पे प्लस 2 के है और प्लस का यहाँ पे 2 के बराबर इसके कितना दिया हुआ है 170 दिया हुआ है। तो 2 के बराबर फिर आप क्या प्राप्त हो गए 40 और के बराबर क्या हो गया 20। अब ये पूछ रहा है के और पी क्या, तो पी क्या है 29 माइनस कर दूंगा 20 तो प्राप्त हो जाएगा मेरे को आंसर 9 यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे y का 2/3 और z का 8/15 है। तो देखो y/z कर दूंगा सीधा और यहाँ पे 8/15 तो मेरे को दिया हुआ ही है और जो इसका गुणा है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, जो आंसर में हर में जो आंसर चला जाएगा अंश वाला हर में आ जाएगा। तो काट दो 3 से 5 और 2 से 4 तो कितने का कट गए 4/5 आएगा, यानी अनुपात 4:5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या, ये लो शंक्वाकार मैंने बना दिया, इसके आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है, जिसका जो आधार है उसकी त्रिज्या दी हुई है भाई अपने को 9, कितनी दी हुई है 9 सेमी दी हुई है। ऊंचाई क्या है 12 सेमी। तो समकोण त्रिभुज वाला सूत्र से मैं निकाल दूंगा ये कितनी आ जाएगी 15 सेमी आ जाएगी, ठीक है। अब ये बोला यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत क्या है 100 रुपये प्रति पाई है। अब देखो जब इसको बनाना ही है भाई, बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को आयतन की। भाई बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है सामग्री की जरूरत पड़ती है और उस कंडीशन मैंने आपको जो पहले बताए हुए थे उन्हें सब मैं बताया किसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को, किसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल लूँगा पहले। वो क्या होता है जो आयतन अपन डिस्ट्रॉय करते हैं अगर इसको तोड़ मरोड़ के दूसरी चीज़ बनाता तब मेरे को आयतन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अभी क्या करूँगा इसके आवश्यक सामग्री के बीच में से तो पोला ही है ना भाई, शंकु आकार बनाएगा तो बीच में से पोला बनेगा तो इसका क्षेत्रफल निकालना मेरे को टोटली इसका क्षेत्रफल निकालना। और देखो यहाँ पे अगर आपको इस प्रकार कन्फ्यूजन है मेरे को आयतन निकालना और क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले क्वेश्चन पे देखो निगाह यहाँ पर रेट दी हुई है ना मीटर स्क्वायर के हिसाब से दी है। मीटर स्क्वायर किसमें प्राप्त होता है अपने को वर्ग सेमी वर्ग मीटर किसमें प्राप्त होता है क्षेत्रफल में। तो बात यहाँ पे क्षेत्रफल की हो रही है। मैंने उस टाइम भी आपको वीडियो बताया तब भी बताया था कि आपको यहाँ से पकड़ सकते हैं कि अपने यहाँ पे गलती हो रही है कि सही हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे निकाल लूँगा पाई
आर स्क्वायर प्लस का पाई आर एल है। तो देखो यहाँ से क्या कर लूँगा, पाई पाई कॉमन ले लूँगा। आर स्क्वायर का मान क्या है 81 हो गया ना, प्लस यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया तो आर एल, आर कितना है 9 और एल कितना है 15 नाम का 135 हो जाएगा। अब इसको मैं जोड़ूंगा तो 6 11 216 हो जाएगा। और पाई का मान क्या है, जो पाई है ना यहाँ पे भाई, ये पाई दी हुई है मेरे को यहाँ पे, कितनी दी हुई है पाई यहाँ पे, देखो यहाँ पे दी हुई है पाई में। अब इसको देखो करूँगा पाई सेमी स्क्वायर होता है तो उससे आता मेरे को 21,600, पर 21,600 ऑप्शन में नहीं है तो मैंने क्या किया। अब देखो अब एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा ध्यान से कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था। देखो अभी आपसे ऐसी गलती होगी तो आपको भी याद रहेगा, सर ने आपको गलती बताई थी कैसे पकड़नी है आपको गलती। देखो यहाँ पे आप हमने ये गलती करी, यहाँ पे क्या कर दिया, देखो पाई आर स्क्वायर जो इसका जो ये क्षेत्रफल होता है ना ये नहीं जुड़ेगा इसमें। क्यों नहीं जुड़ेगा भाई, ये क्या है आवश्यक सामग्री की बात कर रहा है। जब ये शंकु टेंट से शंकु बना देगा तो नीचे वाले आकृति तो वैसे ही बनेगी ना भाई, वो तो आकृति तो ऐसे बनेगी, उसमें तो इसको सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए जो बाहरी जो पृष्ठ पाई आर एल उसी की क्या पड़ेगी, इसको जरूरत पड़ेगी, किसकी, पाई आर एल की इसको जरूरत पड़ेगी। तो देखो पाई आर एल का अपन सीधा यूज करेंगे यहाँ पे पाई आर एल। तो आर क्या है यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15, एल क्या है 15 तो यहाँ पे पाई क्या करूँगा यहाँ पे पाई इंटू 9 इंटू 15 नाम का 135 पाई सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो 135 और 00 हो जाएगा, 13,000 यहाँ पे 500 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यदि किसी संख्या का 23.5% क्या 11.75 के बराबर है तो संख्या, तो देखो वो एक आगे नियम आ जाता है यहाँ पे भी। 23.5 का मान कितना दिया हुआ है 11.75 मेरे को दिया हुआ है, तो 100 का मान मेरे को क्या निकालना है, ये हटा दिया मैं दशमलव। अब देखो 2 से मैं यहाँ से काटूंगा 2 0 हटा जाएंगे इससे दशमलव की वजह से। अब बच जाएगी ऊपर 1 0, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 11,750 और नीचे क्या हो जाएगा 235 प्राप्त हो गया। अब मैं जैसे इसको कैंसिल करूँगा तो ये कितने बार जाएगा, ये है 50 बार जाएगा। तो संख्या क्या आ जाएगी, वो 50 प्राप्त हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि में 10 वर्ष में क्या है 75% की वृद्धि हो जाती है। अब 10 साधारण ब्याज है तो देखिए साधारण ब्याज में आर के हिसाब से चलती है। जब 10 वर्ष में 75% की वृद्धि हो गई ना, 75% की वृद्धि हो गई कितने साल में, 10 साल में, तो दर कितनी निकल के आ जाएगी 7.5% आ जाएगी। दर कितनी है उसकी 7.5% है। अब बोल रहा है समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6, तो 7.5 है उसको क्या कर दूंगा मैं 6 से गुणा कर दूंगा, 6 7 42 और 6 को 0.5 से करूँगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा मैंने। तो कितना हो जाएगा 45%, यानी उसकी कितनी वृद्धि हो जाएगी समान ब्याज दर पर 6 साल में 45% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरणों पर चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे 499.37 इसको मैं सीधा मानूंगा, क्या मानता है इसको 500 मानूंगा, प्लस में ये जो दिया हुआ है 1.95 उसको मानूंगा 2 इंटू जो 4.79 दिया है उसको 5 मानूंगा मैं, -3 और ये भाग कितना मानूंगा, ये 20 मानूंगा। अब वो ये हो गया संख्या। अब ये वैल्यू अपने को क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पे अपन सीधा करेंगे 500 प्लस 5 इंटू करूँगा तो 10 प्राप्त हो जाएगा, माइनस कर दूंगा, देखो इसमें इसको बढ़ा दूंगा तो 0.1 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। इसमें जैसे बढ़ा दूंगा मैं तो पॉइंट लगाए 0 30 हो जाएगा, एक बार जाएगा उसके बाद 10 बच गया तो 100 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। 0.15 अब ये उसको लगभग हो जाएगा, इसको लगभग किसके मान लूँगा 0, तो मेरे को आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा 510 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफार्म पर खड़े जो प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति के रेलगाड़ी की लंबाई के सापेक्ष व्यक्ति की लंबाई क्या मान लेता है अपन, नगण्य मान लेते हैं, यानी 0। तो इसकी स्पीड निकालने के 54 किलोमीटर है। अब उसको मैं क्या करूँगा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दूंगा तो 18 दिया 54, यानी 15 कितना आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो जाएगा। 15 मीटर प्रति सेकंड मेरे को प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है कि 450 मीटर की ट्रेन भाई आदमी कितने सेकंड में पार करेगी, तो आपने क्या निकालना है ट्रेन की लंबाई के हिसाब से निकालना है। 450 मीटर में मैं भाग दूँगा 15 मीटर प्रति सेकंड का, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 30 सेकंड, यानी 30 सेकंड में वो आदमी को पार कर जाएगी। आदमी को तो क्या पार करेगी, खुद ही पार होगी, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई उसके सापेक्ष आदमी की लंबाई को नगण्य मान लेते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड मास का रूल फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे भी सरलीकरण की बात आ रही है।
इसे काट दूंगा तो यहाँ पे मेरे को 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 को 6 से करूँगा तो मेरे को 18 प्राप्त हो जाएगा। 4 को 4 से करूँगा तो -16 प्राप्त हो जाएगा। इनको करूँगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा। 40 में मैं 2 जोड़ूंगा तो मेरे को 42 मिल जाएगा। और 42 को मैं 4 से गुणा करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 8 और यहाँ पे 16 168 168 मतलब 72 माइनस का 168 प्लस का 20। अब ये कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 92। तो 92 तो इसमें से कम कर दूंगा मैं तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा माइनस का 76। यहाँ पे आंसर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र, ये तो क्या है पिता है और यहाँ पे क्या है पुत्र है। 5 वर्ष पूर्व की कितना अनुपात है 7:2 था। अब ये बोल रहा 5 वर्ष बाद में कितना अनुपात हो जाएगा 9:4 हो जाएगा। ठीक है 9:4 हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष पहले अभी प्रेजेंट मान लो यहाँ पे खड़ा है तो ये तो क्या था माइनस का 5 था 5 वर्ष पहले और ये क्या है प्लस का 5 है और ये प्रेजेंट में क्या है 0 है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 10 साल का आ गया। कितने का आ गया 10 साल का आ गया। अब मेरे को यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस क्या है 5 का, इसका 5 करते हैं यहाँ पे कितने की वृद्धि हो गई 2 की वृद्धि हो गई। 2 बराबर 10 साल तो 1 बराबर क्या हो जाएगी 5 साल हो जाएगी। 1 बराबर क्या हो जाएगी 5 साल बराबर हो जाएगी। अब बोल रहा है 1 साल बराबर 1 अनुपात बराबर 5 साल हो जाएगी। ठीक है। अब बोल रहा है कितने वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु उसकी आयु दुगुनी हो जाएगी। अब दुगुनी आयु के लिए क्या करना पड़ेगा जब भाई पिता की आयु 2 है तो पुत्र की आयु 1 होगी तभी दुगुनी होगी। अब देखो इनमें डिफरेंस कितने का 1 का तो मेरे को डिफरेंस कितना करना है 5 का। तो 5 के डिफरेंस के लिए तो हो जाएगा 10:5 10:5 हो जाएगा। देखो 4 से 1 अनुपात ये बढ़ रहा है। अब ये 4 से क्या बढ़ रहा है 1 अनुपात ये 4 से बढ़ रहा है। 1 अनुपात इधर 4 से बढ़ रहा है 1 अनुपात बढ़ रहा है तो यानी 5 साल हो रहा है यहाँ पे। भाई ये यहाँ से अपन बात करेंगे ना तो 1 अनुपात बढ़ रहा है यानी 5 साल की बात हो रही है। और ये वर्तमान में था 5 साल पहले यहाँ जोड़ ली इसने 5 साल यहाँ जोड़ लिया 5 साल यहाँ जोड़ गया यानी 10 साल बाद में उसकी आयु क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको GDC में सिलेक्शन लेना है तो आपके दोस्तों को आपको जानने वाला तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जोड़िए और हमारे भी सब्सक्राइबर गेन करवाएंगे तब भी हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे देखो प्रेजेंट में आदमी खड़ा है तो आपको 5 साल पहले तो 7:5 था 7:2 5 साल बाद में हो गए 9:4। अब ये बोल रहा है कि कितने साल बाद में पिता की आयु क्या हो जाएगी बाढ़ की आयु दुगुनी हो जाएगी। तो मतलब अनुपात कितना हो जाना चाहिए 2:1 है। 2:1 में अंतर निकालना तो 1 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो सब जगह 5 का अंतर आ रहा है यहाँ पे 5 का अंतर आ रहा है तो मेरे 5 का अंतर निकालने की 1 को मैंने क्या कर दिया 5 से गुणा कर दिया। अब 1 को 5 से गुणा कर दिया 5 का अंतर आ गया तो ये तो हो गया 5 और ये हो गया 10। यहाँ पे मैंने जैसे अंतर प्राप्त हुआ 5 अनुपात 10। अब ये देखो 4 है 4 से अनुपात यहाँ पे क्या बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। कितने साल 1 अनुपात कितने में बढ़ रहा है 5 साल में बढ़ रहा है। तो 5 साल की बात तो ये हो गया 5 साल बाद ये थी तो टोटल 5 साल 10 साल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 साल इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ तो देखो साइन वाले एक तरफ कर लेता हूँ मैं साइन वाले मैं एक तरफ कर लूँगा तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे cos y बराबर √5 माइनस का 2 √5 माइनस का 2 साइन y। अब बोल रहा है 10y और 10y में क्या होता है साइन ऊपर होता है तो मैं क्या कर दूंगा 10y बराबर हो जाएगा 1/√5 माइनस का 2। अभी इसका क्या कर लूँगा मैं सरलीकरण कर लूँगा यानी √5 प्लस का 2 से इसको ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर मेरे को √5 प्लस का 2 प्राप्त हो जाएगा नीचे 1 प्राप्त हो जाएगा यानी इसका मान क्या हो जाएगा √5 प्लस का 2 इसका मान मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर जो 6 है उसका घनमूल माइनस का 4 दिया हुआ है। अभी यहाँ पे क्यूब निकालना है तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा y का क्यूब करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे को y प्लस का 4 को मैं ले जाऊँगा उधर 4 बराबर हो जाएगा इसका ये क्यूब घनमूल हुआ है। अब इसका मैं क्या कर दूँगा क्यूब कर दूँगा तो इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा। तो a क्यूब प्लस का b क्यूब क्या है प्लस का 3a² b करूँगा 3a² y² इंटू 4 प्लस में 3b² 16 है ना 4 का स्क्वायर इंटू y बराबर कितना हो जाएगा मेरे को 6 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे y क्यूब दिया है 3 चौक 12 तो y क्यूब प्लस का 12y² प्लस का 48 प्लस का 48y दिया मेरे को और प्लस में मेरे को यहाँ पे प्राप्त 64 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है 6। लेकिन यहाँ पर 100 प्राप्त हो रहा है 6 जोड़ने के लिए मेरे को इधर भी
जोड़ना पड़ेगा 36 और मेरे को इधर भी जोड़ना पड़ेगा 36। अभी ये 100 हो गया। अब 100 होते मेरे को ये समीकरण यहाँ पे मिल गया। इसका मान तो निकालना ही था, तो 36 में 6 जोड़वा था, यहाँ पे 42 प्राप्त यहाँ पे हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दोस्तों ये रेलवे में भी आया था, इससे पहले ये SSC में भी आया होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन होते हैं एक दूसरे में रिपीटेशन यहाँ पे होते रहते हैं। अब ये बोल रहा है 16, 25, 13, 26 और 15 को क्या के है, और के मान यार के इसका मानना पड़ेगा, निकालना है। तो 16 में देखो मैं क्या करूँ, 25 और 15 जोड़ूँ सीधा, 25 और 15 जोड़ दिया 40 प्राप्त होगा मेरे को, यहाँ पे 40 प्राप्त हो गया। और देखो यहाँ 16 और 13 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 29, 29 को 6 जोड़ो 35 और 35 और 20 55, यहाँ पे 55 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा मेरे को 95 प्राप्त होगा। कितनी संख्या है 3 और 2 5, कितनी है 3 और 2 5 है, तो 5 के संवाद हूँ तो कितना हो जाएगा मेरे को, के की मान जो प्राप्त होगी कितने प्राप्त हो जाएगी, के की वैल्यू मेरे को 19 प्राप्त हो जाएगी। अब देखो कि 19 का यहाँ पे मान रखूँगा तो 19 38 में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, प्लस में 11, यानी रूट का गुणनचास, गुणनचास की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस माइनस का, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक पुरुष की शिक्षा को 20 दिन में पूर्ण करता है और एक महिला उसी कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकती है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकती है, यानी एक पुरुष है वो कितने दिनों में पूरा कर रहा है और एक महिला है, पुरुष कर रहा है 20 दिन में पूरा और महिला कर रही है 30 दिन में। ये तो क्या है इसके दिन है। अब अगर इनकी क्षमता की बात करो, क्षमता क्या हो जाती है इनकी उल्टी हो जाएगी, यानी जो टाइम ले रहे हैं उनकी विपरीत हो जाती है क्षमता। तो ये अनुपात 2:3 क्षमता का अनुपात हो जाएगा 3:2। अब ये बोल रहा है, अब देखो अपने मैं क्या करूँगा, तो 3 की क्षमता क्या है पुरुष है, अब पुरुष 3 की क्षमता से कितने दिन में कर रहा है 20 के दिन में कर रहा है बराबर। अब बोल रहा है 2 पुरुषों की 3 क्षमता तो कितने हो जाएगी 6 एक क्षमता हो जाएगी, और 3 महिलाएं 2 क्षमता तो 6 एक क्षमता हो जाएगी। इस क्षमता से कितने दिनों में करेगा, इस क्षमता से मान लिया इस दिन में करेगा, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे 12 आ रहा है। तो देखो 3 × 20 बराबर 12 × x, ठीक है, तो 3 चौक 12 और 4 5 20, यानी x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, यानी कितने दिनों पूरा कर लेंगे वो 5 दिनों में यहाँ पे पूरा कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4, 2/3 और 4/5, 5/8, 3/4 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो अगर यहाँ पे अपन निकालोगे ना, मैंने आपको जिस तरीके से बताया था, सबसे छोटी यहाँ पे प्राप्त होगी, सबसे छोटी क्या प्राप्त होगी यहाँ पे 1/4, और सबसे जो बड़ी प्राप्त होगी, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा प्राप्त हो रहा है मेरे को यहाँ पे, सबसे छोटा तो 1/4 प्राप्त हो रहा है, और सबसे जो बड़ा अनुपात मेरे को मिल रहा है वो मिल रहा है 4/5। कितना मिल रहा है 4/5। अब इनका गुणनफल करूंगा मैं, तो 1/4 × 4/5 का गुणनफल किसके बराबर है, के के बराबर। 4 से 4 काट दूंगा, के की वैल्यू मेरे को प्राप्त हो रही है क्या 1/5, के की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को 1/5 मिल रही है, तो 1/5 यहाँ पे जोड़ दूंगा, तो एक क्या करूँगा देखो 1/5 करूँगा प्लस में 4, ये तो 1 हो गया। इसके बाद में यहाँ करूँगा 1/1 से 1/5 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे होगा तो यहाँ पे देखो ये 5 चला जाएगा ऊपर, तो 5 प्लस का 4 तो 1 प्राप्त होगा मेरे को, और 5 माइनस का 2 1 प्राप्त होगा, 9 2 है ना, 9 × यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 27, यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, PQR एक कार्य को 40, 90 और 36 दिनों में कर सकते हैं। मान लो कोई काम क्या है, लड्डू खाने हैं, उसको क्या करना है, लड्डू ही खाने हैं। लड्डू कितने हैं 100, कितने लड्डू मान के चले भाई, लड्डू मान लो 360 है, 360 लड्डू है, तो पी क्या कर रहा है 40 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में पी कितना खाएगा, एक दिन में पी खा रहा है 9 लड्डू। क्यू कितना खा रहा है एक दिन में, क्यू खा रहा है एक दिन में 4 लड्डू, और आर खा रहा है कितने एक दिन में 10 लड्डू खा रहा है, ठीक है। अब बोल रहे पी कार्य शुरू करता है और क्यू 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है। तो देखो पी ने क्या किया, काम शुरू किया, 7 दिन तक तो कर लिया अकेले ने 9 की क्षमता से, मतलब 9 लड्डू डेली खा रहा, 7 दिन तक 63 खा लिया। उसके बाद में उसमें क्या हो रहा है, क्यों 7 दिन बाद उसके काम शामिल होता है, और यदि अब तो 7 देखो क्यों शामिल हो, 9 4 13 कितने क्षमता हो गई, 13 की क्षमता हो गई। अभी बोला 8वें दिन, तो एक दिन 13 की क्षमता से कर लिया उन्होंने काम। अब 8वें दिन क्या हो रहा है, उसके साथ में आर भी शामिल हो रहा है, तो तीनों क्षमता कितनी हो जाएगी 23 क्षमता हो जाएगी। 23 क्षमता से बोल रहा है आर 8वें दिन से उसके साथ कार्य शामिल होता है, तो आर क्या है कितने दिनों में करेगा, तो आर मान लो x दिनों में करेगा, तीनों साथ मिलके अभी x दिनों में पूरा करेगा। टोटल काम कितना अपने पास में 360 है। अब देखो 9 7 63 और 13 जोड़ूंगा मैं, 63 और 13 कितना 76 होते हैं, 63 और जब 13 जोड़ूंगा 76 होता है, 76 में इसमें से क्या कर दूंगा माइनस, तो 23 x बराबर 360 माइनस का 76 हो जाएगा, 60 तो पूरा गया, 16 कम कर दूंगा तो 284, कितना हो जाएगा 284, किसके बराबर हो जाएगा 23 x के बराबर 284 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू मेरे को निकालनी है यहाँ पे, तो 284 में भाग दूँगा किसका 23 का, 284 में भाग दूंगा मैं 23 का, तो भाग देने मेरे को प्राप्त होगा 12 से 8/3,
23 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अभी अपने को किस पे बात करेंगे। अभी यहाँ पे दिया हुआ है राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी कितना लाभ कमा लेता है। अब देखो कोई वस्तु मान लो 100 रुपये है, उस पर 10% छूट देने पर 90, अब 90 रुपये में बेचने के बाद भी उसको 12% का लाभ हो रहा था, यानी 112.5 यहाँ पे मान लिया अपन ने, ठीक है। 112.5 अब क्या निकालना पड़ेगा, टोटल निकालना। अगर मान लो ये बोल रहा है यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पे बेचा, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया था 90 में बेचा, 90 का वैल्यू दे दी उसने 112.5 यानी 12% का लाभ दे दिया था मैंने, 112.5 मान लिया इसको, ठीक है। अब 100% अंकित मूल्य है उसको मान लिया। अब मैं इसको जैसे ये तो कट गया, ये 0 ये पॉइंट आ गया, ये 11 से 25 हो गए। अब 11 से 25 में इसमें भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा इसमें भाई, तो यहाँ देखो भाग दूंगा तो 9 एकम 9 बच गया, कितना बच गया यहाँ पे 2, 22, 9 दूनी 18 बच गए कितने 4, 9 5 45 यानी 125% आ रहा है। कितना आ रहा है 125% आ रहा है। इसका मतलब 100 तो राशि है और 25% क्या आ रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। कितना लाभ उसको प्राप्त हो रहा है, 25% यहाँ पे लाभ उसको प्राप्त हो रहा है। अब देखो वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार अवतरणों को माना गया है। तो देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है कि मैथ के क्वेश्चन के अंदर देखो आज रीजनिंग के क्वेश्चन भी नहीं था, फिर भी मैंने मैथ के क्वेश्चन के अंदर जीके क्वेश्चन देने का मतलब है ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एक इंपॉर्टेंट है कि वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है। वैष्णव जो संप्रदाय है उसमें 10 देव के कितने अवतार को माना गया है, 10 अवतार देव के यहाँ पे माना गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक वर्ग की परिधि क्या है 308 है। वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr होता है। क्या होता है 2πr यानी 308 दिया हुआ, 2πr का मान कितना दिया हुआ है 308 यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो 2 से काट दो कितनी बार हो जाएगा 154 हो गया। अब यहाँ से 22/7 से 8 से काटूंगा मैं तो 7, तो r का मान मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे 49 मिल जाएगा। r का मान क्या हो जाएगा 49 दिया हुआ है मेरे को। अब देखो यहाँ पे उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को क्या πr स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 22/7 इंटू 49 और इंटू 49 करना पड़ेगा मेरे को। 49 का क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 7 से मैं इसको काट दूंगा, कट गया है। अब देखो यहाँ होगा 154 गुणा मेरे को करना है 49, तो मेरे को मिल जाएगा 7546। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे इसका मैं दशमलव हटाना है, 2 अंक का दशमलव है इसलिए यहाँ पे हटा दूंगा दशमलव, तो 1 0 यहाँ पे 1 दशमलव से 1 0 कैंसिल हो गई, यहाँ पे होगा तो 17y बराबर क्या हो जाएगा 1020। क्यों, यहाँ पे 2 अंकों पर दशमलव होती, यहाँ पे 1 अंक पे थी तो 1 अंक वाला कट गया और 1 अंक और बच गया तो 1020 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे को 60 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि एक क्या दिया है, एक गोले कोष की बाहरी त्रिज्या 9 सेमी है और कोष की मोटाई क्या है 1 सेमी है। तो ये क्या बना दिया मैंने, गोले कोष की बाहरी त्रिज्या, ये लो इसकी जो बाहरी त्रिज्या है वो हो गई 9 सेमी। क्या है 9 सेमी दी हुई है और जो मोटाई है तो इसके आंतरिक 1 सेमी, तो आंतरिक मोटाई होगी ये 8 सेमी हो गई, 8 सेमी हो गई। प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात करवा रहा है, क्या आयतन यहाँ पे ये ज्ञात करवा रहा है। देखिए गोले का सूत्र होता है 4/3 पाई, तो पाई इसको मैंने 22/7 मान लिया, कितना होता है देखिए 4/3 पाई r³ होता है। तो यहाँ पे 4/3 पाई तो हो गया r³ बार वाला निकालूंगा तो 9 का तो होता है 729 और 8 का होता है 512। 9 का 729, 8 का क्या होता है 500, यहाँ पे 12 प्राप्त होता है। अब जैसे अभी यहाँ पे मैं इनका अंतर निकालूंगा तो 4/3 गुणा 22/7, इनका अंतर कितना आ जाएगा 217। कितना अंतर आ रहा है 217। 7 से इसको काट दूंगा मैं, 31 बार कट गया, कितने बार कट गया 31 बार कट गया। अब जैसे गुणा करूँगा इनको मैं तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 2728 और इसमें बात दूंगा किसका 3 का, तो कुल मिला के मेरे को प्राप्त हो जाएगा 909 सही 1/3 यहाँ पे आंसर मेरे को प्राप्त हो गया, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ पे दिया हुआ है लाइन ग्राफ दी हुई है 7 से 12 में और ये बोला है निम्न में से किस वर्ष के दौरान वार्षिक जो प्रतिशत लाभ है ना ग्राफ में प्रतिशत सभी वर्षों के दौरान हुए औसत वार्षिक जो प्रतिशत लाभ से निकटतम कितना था। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया 40, ये फिर 55, ये 45, यहाँ पे 65, 70 और ये 60। अभी इनको जोड़ूंगा तो औसत इनका निकल के आएगा भाई, इनका औसत कितना निकलेगा इनको जोड़ूंगा तो, इनको मैंने जोड़ूंगा तो देखो इनका औसत निकलेगा यहाँ पे, ये तो दिया 40, एक दिया मेरे को 55, एक दिया 45, एक दिया 65, एक दिया 70 और एक दिया है मेरे को 60। तो देखो यहाँ पे 55 और 45
55 जो दिया हो मेरे को 45, इसको मैं जोड़ूंगा तो 100 प्राप्त होगा। क्या जोड़ूंगा मैं? 100 प्राप्त हो रहा है। 100 तो एक कर लिया मैंने। 40 और ये 60 को जोड़ूंगा तो 100 एक बार प्राप्त हो रहा है। 100 ये और ये 100 ये प्राप्त हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 200 तो हो जाएगा। ये 135 प्राप्त हो रहा है। तो यानी प्राप्त हो रहा है 100 100 200 और 135 यानी 335 मेरे को प्राप्त हो रहा है। अब इसमें कितना प्राप्त हो रहा है? 6 संख्याएं हैं। कितनी है? 6 हैं। तो इसको औसत कितने निकलेगा? इसको औसत मैं निकालूंगा तो 6 5 30, बच के कितने? 3 35, तो 6 5 30, 55 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पे औसत मैं निकालूंगा ना तो 6 5 30 बच गया, 6 5 30 फिर बच गया 5 और 6 8 48, मतलब 55 पॉइंट कुछ आएगा। अब ये बोल रहा है निम्नलिखित किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ है ना, ग्राफ में प्रतिशत सभी वर्षों के दौरान हुए औसत वार्षिक लाभ प्रतिशत लाभ की निकटतम था। तो देखो यहाँ पर जो ये कौन सी ईयर है? 2008। इसका क्या है? औसत क्या है? 55% है। इसका 55% है, जबकि अपन टोटल जो निकाल रहे हैं इसका 55.8% आ रहा है। तो 2008 का ही जो औसत वार्षिक प्रतिशत है ना वो इसके लगभग है। यानी सभी संख्याओं, ये बोल रहे हैं किस संख्या का जो औसत वार्षिक प्रतिशत है ना वो सभी सनों को जोड़ने के बाद में जो औसत निकालते हैं उसके आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे सन 2008 का ही आ रहा है 55%। जो अपना यहाँ लगभग आ रहा है सभी का 55.8%। तो उसके ये क्या है? बराबर है। तो आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप सभी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अगर आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको जीके, स्टैटिक जीके और मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आप डेली वीडियो देखोगे ना तो आपका जीडीसी में श्योर सिलेक्शन है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मेरे को आपसे ये उम्मीद है कि आप मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़वाओगे, ताकि मैं और भी आपको जितने जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना उतने जल्दी मैं आपको कोशिश करूँगा कि एग्जाम से पहले और भी बेटर कंटेंट और इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करवा के आपको और भी अच्छी तरीके से मैं क्लियरिटी में और अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्रम बेनाड पे। अगर आपको PDF चाहिए क्वेश्चन पेपर की तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स विक्रम बेनाड वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे PDF वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।